हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेव स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा जो कि बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है सेमेस्टर सेकंड के लिए, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर मैकबेथ। ओके, इस वीडियो में बेसिकली हम समरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एसओएल एनसीबीएफ ड्यू रेगुलर के अगर आप स्टूडेंट हैं जिनके पास भी उनके सब्जेक्ट में 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा है, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कंटेंट के बारे में बताऊं तो आपको इस सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स है, यूनिट 1, 2 एंड 3। यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 2 विलियम शेक्सपियर मैकबेथ को डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको इन सभी वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ऑथर के बारे में जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने आंसर राइटिंग में ऑथर के बारे में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं। ठीक है, जो कि एक पोएट भी थे, प्लेराइट भी थे, प्लेस भी लिखते थे, पोएट भी लिखा करते थे। और उनके जो खासकर जो प्ले हुआ हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते थे, तुरंत सक्सेसफुल भी हो जाते थे। और साथ ही साथ जो शेक्सपियर थे, वो एक एक्टर भी थे। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इन द इंग्लिश कैनन। इंग्लिश कैनन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इनको माना गया है, शेक्सपियर को। ओके, और इनको जो है ही ऑल्सो नोन एज द वार्ड विलियम के रूप में भी इनको जाना जाता है। ओके, शेक्सपियर वॉज born इनटू अ फैमिली। शेक्सपियर एक ऐसे फैमिली में जन्म हुआ था शेक्सपियर का, जिन फैमिली के सभी मेंबर्स जो थे ना, वो ट्रेडर्स थे। ठीक है, व्यापार में इन्वॉल्व थे सभी। और 1564 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जब उनकी करियर की स्टार्टिंग टाइम था शेक्सपियर का, तब वो राइटिंग लिखा करते थे, वो भी लिरिकल पोएट्री में राइटिंग करा करते थे। ठीक है, और अगर हम उनके फेमस वर्क्स की बात करें तो रोमियो और जूलियट, ऐसा कौन होगा जिसको रोमियो और जूलियट के बारे में नहीं पता होगा। ये बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस ये स्टोरी है, राइट। टू जेंटलमैन ऑफ वर्नम, ये भी इनका एक वर्क है। एज वेल एज इज हिस्टोरिकल प्लेज रिचर्ड टू, किंग जॉन एटसेट्रा, इनके बहुत सारे वर्क्स हैं ये। पर ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं कुछ ऐसे फेमस वर्क्स हैं जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और शेक्सपियर की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड बाय द टाइम देयर वाज नो सिंगल कलेक्शन ऑफ वर्क्स पब्लिश, मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी ना, जब तक कोई भी वर्क जो था उनके नाम से पब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, बट जब उनका डेथ होता है तो बहुत सारी चीजें सब पब्लिश होने लग गई। ठीक है, तो जो बेन जोनस थे, वो क्या कहते हैं कि जो शेक्सपियर हैं, वो सिर्फ उस टाइम फेमस नहीं थे, वो हर समय के लिए फेमस है। उस टाइम के लिए ही अच्छे, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो हर टाइम उनको जाना जाएगा। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, वो हर समय रहेंगे, केवल उसी समय के लिए नहीं, वो हर समय के लिए फेमस रहेंगे, राइट। तो ऐसा बोला था बैन जोनस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको लिख लेना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो हम समरी को डिस्कस करते हैं। तो ये समरी जो है, समरी का मेन प्रोटैगनिस्ट आप कह लीजिए मैकबेथ है, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। इस स्टोरी में क्या होता है, बेसिकली सभी ना आपस में पावर के लिए फाइट कर रहे होते हैं। फाइट इन द सेंस एक दूसरे के पावर लेने के लिए, थोड़ी सी किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को कोई मार रहा है, राइट, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है पावर के लिए। ठीक है, सो मैकबेथ जो है, यहाँ पे स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में फाइट हो रही होती है। और जो मैकबेथ होता है, वो स्कॉटलैंड की ओर से फाइट कर रहा होता है। ठीक है, और रास्ते में दो विचेस होती हैं जो मैकबेथ से बहुत समय से मिलना चाहती थी। विच इज मीन्स चुड़ैल। ठीक है, तो वो मैकबेथ से बहुत समय से मिलने जा रही थी। तो जब मैकबेथ जो है फाइट करके वापस जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको मैकबेथ को विचेस मिलती हैं और बोलती हैं वो, और विचेस की ये मतलब इंपॉर्टेंस होती है कि वो ना हमेशा राइम सेंटेंस में बोलती थी, वो कभी डायरेक्ट नहीं बोला करती थी, राइट। सो मैकबेथ को विचेस जो है वो बोलती हैं, थोड़ा अपने राइम सेंटेंस में ही बोलती हैं वो, कि तुम जो है ना, तुम अब स्कॉटलैंड के लाइक किंग बनोगे। और फिर मैकबेथ के साथ एक उसका फ्रेंड भी होता है बैंको, तो उसको भी बोलता है कि तुम तो नहीं बन पाओगे किंग, बट तुम्हारा बेटा जरूर किंग बनेगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैकबेथ होता है ये इग्नोर मारता है, कहता है ये सारी झूठे, ये प्रेडिक्शंस जो भी है, ये सारी चीजें जो है, ये सब गलत है। ठीक है, सो ये जो है कंपेलिंग एक्सप्लोरिंग, और ये जो मैकबेथ है, ये शेक्सपियर का एक मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है इस वर्क को। ठीक है, सो द प्ले बिगिंस विद अ ब्रीफ अपीयरेंस ऑफ ट्रायो ऑफ विचेस, तीन विचेस होती हैं वहां पे। ठीक है, एंड देन मूव्स टू अ मिलिट्री कैंप स्टार्टिंग, विचेस के तीन विचेस होती हैं, उनके प्रेडिक्शन से होता है।
फिर मूव कर जाता है कैंप में, जहाँ पे स्कॉटिश जो किंग है, किंग का नाम यहाँ पे आप याद रखिएगा, डंकन, डंकन जो कि किंग का नाम है, ठीक है। हियर्स द न्यूज that his general Macbeth and Banquo have defeated to separate invading armies. So उसको जो डंकन है उसको स्टोरी न्यूज मिलता है कि जो बैंको है और जो मैकबेथ है उसने उन्होंने डिफीट कर लिया है अगेंस्ट नॉर्वे, ठीक है, और वो वापस आ रहे हैं। तो इस चीज को सुनकर जो डंकन है वो बहुत हैप्पी हो जाता है। जो डंकन है ना वो रियलाइज कर मतलब वो डिसाइड करता है कि ना वो अब कुछ दिन बाद जो मैकबेथ है ना उसको कॉर्डर बना देगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो ना उसके बाद जो डंकन होता है वो डिसाइड करता है कि वो कुछ समय के लिए मैकबेथ के घर पे स्टे करेगा, ठीक है। और स्टे करेगा मतलब एक रात वो वहां पे स्टे करेगा मैकबेथ के, और फिर उसके बाद ना उसको वहां का किंग बना देगा। बट दूसरी ओर जो मैकबेथ की वाइफ होती है वो क्या चाहती है कि मैकबेथ को ना जल्दी से जल्दी सत्ता मिल जाए। तो इस वजह से जब डंकन मैकबेथ के घर पे आता है रहने, तो उसके आगे क्या होता है हम आगे देखते हैं। सो द विच इज प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बी मेड देन ऑफ कॉर्डर एंड इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सो मैंने बताया ना कि जो प्रिडिक्शन करी थी विचेस ने कि मैकबेथ जो है पहले कॉर्डर बनेगा, फिर उसके बाद इवेंचुअली किंग बन जाएगा स्कॉटलैंड का। और उन्होंने ये भी प्रोफेसी की थी कि जो मैकबेथ है कंपेनियन बैंको मैकबेथ का तो मैकबेथ का जो साथी है बैंको, वो भी एक लाइक वो तो किंग नहीं बन पाएगा, ऑल्दो जो बैंको है ना उसका बेटा जो होगा वो जरूर किंग बनेगा, उसको पावर जरूर मिलेगी, ठीक है। तो फिर betrayed Scotland by fighting with the Norwegians and Duncan has condemned him to death. Macbeth is staggered by the possibility that the reminder of witch's prophecy that he will be crowned king might be true, but he is uncertain what to accept. So यहाँ पे जो मैकबेथ होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जब ये सारी चीजें हो रही होती है कि किंग जो है वो रियलाइज करता है और उसको किंग बनाने के ऊपर किंग बनाने के लिए मैकबेथ को डिसाइड करता है और डिसीजन लेता है। तो फिर वो ना जो मैकबेथ होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो या बिचेस थी क्या उनकी प्रोफेसी सच हो रही है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको सच माने या एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेडी मैकबेथ होती है सफर्स नन ऑफ हर हस्बैंड्स अनसर्टेनिटी, सी डिजायर्स किंगशिप फॉर हिम एंड वांट हिम मर्डर डंकन। सो मैंने जैसे आपको बताया ना कि उसकी वाइफ जो है मैकबेथ की वो चाहती है कि जो मैकबेथ है उसको पावर मिले, वो भी किंग बन जाए, ठीक है, किंगशिप जो है वो उसके हाथ में आ जाए। तो वो उसके लिए वो इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा वो चाह रही होती है, एट द एंड मैकबेथ को तो किंग बनना ही था, बट जो उसकी वाइफ थी ना उसको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। तो वो क्या कहता है कि कहती है कि जब जो डंकन है वो उनके घर पे स्टे करने आएंगे रात में, तो वो ना रात में डंकन को मार दे। तो ऐसा वो मैकबेथ को बोलती है, पर स्टार्टिंग में तो मैकबेथ मना कर देता है, पर लेडी मैकबेथ के बोलने की वजह से वो लास्ट में क्या करते हैं, वो दोनों मिलकर ना डंकन की डेथ कर देते हैं। और फिर जो डंकन के बॉडीगार्ड होते हैं तो वो बॉडीगार्ड्स के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो उनके चैम्बरलेन्स होते हैं, जो उनके अंगरक्षक वगैरह होते हैं, उनको ना पिला देते हैं, ड्रंक कर देते हैं, ड्रिंक पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे टोटली ड्रंक हो जाते हैं। फिर उनको कुछ पता ही नहीं होता, और फिर उनको ना वो मतलब जिस चीज से डंकन को मारते हैं वो उनको पकड़ा देते हैं और उसको वहां से ब्लॉकआउट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है सबको पता चलता है, तो मैकबेथ और जो मैकबेथ की वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, वो दोनों ना ड्रामा करने लगते हैं कि वो लोग भी रोने लग जाते हैं कि हमारे किंग को किसने मार दिया, ब्ला ब्ला। फिर जो मैकबेथ होता है वो गुस्से में आकर ना नेक्स्ट डे क्या करता है कि जो उसके चैम्बरलेन्स होते हैं ड्रंकर्स, उसको मार देता है, क्योंकि मैकबेथ को तो पता है कि उसने मारा है। और अगर ये जो ड्रंकर्स है अगर उन्होंने बता दिया, जो चैम्बरलेन्स है डंकन के, अगर उन्होंने सबको बता दिया तो उससे पहले ही वो मार देता है। और फिर जब सब पूछते हैं कि मैकबेथ तुमने चैम्बरलेन्स को क्यों मारा, तो जो मैकबेथ है वो बोलता है कि जिसने हमारे किंग को मार दिया हम उसको जिंदा कैसे रहने दे सकते हैं, इस वजह से मैंने मारा मारा ठीक है। फिर ये इस चीज को लेकर ना सभी लोग ब्रेवरी समझते हैं मैकबेथ की कि कितना अच्छा इंसान है, कितना ब्रेव इंसान है, राइट। सो फियरफुल ऑफ द विचेस प्रोफेसी दैट बैंकोस देयर हेयर विल साइज द थ्रोन, मैकबेथ हाईएस्ट ग्रुप ऑफ मर्डरर्स टू किल बैंको एंड हिज सन फिलिप्स। सो यहाँ पे देखिए जैसा कि विचेस ने प्रोफेसी की थी कि किंग बनेगा मैकबेथ, मैकबेथ किंग बन जाता है। जब सारी चीजें हो जाती है, डंकन की डेथ वगैरह हो जाती है, तो मैकबेथ किंग बनता है। फिर जो मैकबेथ है वो डर जाता है कि जो विचेस है उन्होंने तो ये भी प्रोफेसी की थी कि जो बैंको है उसका बेटा भी बनेगा। बट तो फिर वो क्या डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं बैंको को भी मार दूं और उसके बेटे को भी मार दूं, ठीक है। फिर इस चीज से ना डर कर और वो चला जाता है, वो मार देता है बैंको को और उसके एक दो बेटे होते हैं बैंको के, ठीक है, तो एक बेटे फिलिप्स को वो मार देता है, ठीक है। फिर वो ना डर जाता है पूरी तरह से मैकबेथ, ठीक है। फिर वो दोबारा विचेस के पास जाता है, फिर विचेस जो है वहां पे दोबारा उसको बहुत सारी चीजें दिखाती है, सीक्वेंस ऑफ डेनम एंड स्पिरिट्स हु प्रेजेंट्स हिम, यहाँ पे हिम आएगा, ओके, presents him with further prophecies. He must be aware of mocked up Scottish nobleman who opposed Macbeth accession to the throne. So यहाँ पे एक और प्रोफेसी होती है विचेस के द्वारा कि ना
तुम्हें जो है डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मार सकता जिसने अपनी माँ के द्वारा जन्म लिया हो। तो वो जो मैकबेथ है वो तो कहता है फिर तो सही है, सभी जो है अपने माँ के द्वारा ही जन्म लेते हैं, तो फिर मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता। और एक प्रोफेसी ये भी साथ साथ कि जब तुम्हारे महल के चारों ओर तुम्हें लगेगा ना कि पेड़ चल के आ रहे हैं, पेड़ चल के सारे जंगल चढ़ के तुम्हारे महल की ओर आ रहे हैं, तब तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तब तुम अपने आप को बचा लेना। सो यहाँ पे जो मैकबेथ था जो डर चुका था वो थोड़ा सा कूल डाउन होता है, ठीक है कि ठीक है अब तो थोड़ा मुझे तो कोई नहीं मार सकता। बट यहाँ पे वो यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि जो बैटरफील्ड होता है, बैटलफील्ड होता है, उसमें मैकबेथ होता है, इनकाउंटर्स द वैंक्फुल मैकडफ। यहाँ पे मैकडफ है, वो एक बैंको का दूसरा वाला बेटा था, ठीक है, हु डिक्लेयर्स दैट ही वाज नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न बट वाज इंस्टेड अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम। यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है कि जो मैकबेथ है उसको वो इंसान नहीं मार सकता जिसने अपने माँ के द्वारा जन्म लिया हो, राइट। बट जो मैकडफ है बैंको का दूसरा बेटा, पहले फ्लीस बेटे को तो उसने मार दिया था मैकबेथ ने, तो दूसरा बेटा बचा हुआ था मैकडफ, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी जो सेना होती है वो सब डिसाइड करते हैं कि वो ना अपने आप को एक जंगल के रूप में, सॉरी पेड़ के रूप में कवर कर लेंगे और जाएंगे। तो सभी ना पेड़ के रूप में कवर हो जाते हैं और आगे आगे चल के जाते हैं महल की ओर। तब वो डर जाता है मैकबेथ कि ये क्या हो रहा है, सारे जंगल मेरे घर के तो चल के आ रहे हैं। उन्होंने वैसा वैसा करा होता तो लग रहा था कि जंगल ही चल कर आ रहा है, राइट। फिर जो मैकडफ होता है उसको मैकबेथ बोलता है, ये उसको मैकबेथ बोलता है मैकडफ को कि मुझे तो तुम मार ही नहीं सकते, जो भी इंसान अपनी मम्मा के द्वारा जन्म लिया होगा वो तो मेरे को मार ही नहीं सकता है। तो फिर मैकडफ क्या कहता है कि मैं अपने मम्मा से बर्थ नहीं हुआ हूँ डायरेक्टली, मैं मेरे को सी सेक्शन के थ्रू निकाला गया है, ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, सी सेक्शन के थ्रू मैं आया हूँ, तो मैं तो तुम्हें जरूर मार सकता हूँ। फिर भी उसके बाद क्या होता है, जो मैकबेथ होता है वो तब तक फाइट करता है मैकडफ से, बैंको के बेटे से, जब तक कि वो जो मैकडफ है वो बिहेडेड कर देता है मैकबेथ को, ठीक है। एट दी एंड वो फाइट बहुत करता है मैकबेथ, बट एट दी एंड जो मैकडफ होता है बैंको का बेटा वो उसको मार देता है मैकबेथ को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखिए बैंको को भी विचिस ने बोला था कि तुम तो नहीं, तुम्हारा बेटा बनेगा, राजा बनेगा, और मैकबेथ को भी बोला था तुम भी बनोगे किंग। बट यहाँ पे जो मैकबेथ होता है उसको थोड़ा लालची आ जाता है और वो किंग को भी मार देता है, फिर एट बैंको और उसके बेटे को भी मार देता है। पर दूसरी ओर जो बैंको है वो भी तो ऐसा कर सकता था ताकि उसका बेटा बन जाए किंग, इसकी वजह से वो भी तो किंग को और मैकबेथ को मार सकता था, पर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सो यहाँ पे एक चीज आपको समझने में आई होगी आई थिंक कि क्या डिफरेंस होता है, लालच बुरी वाला है, वही वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, राइट। एट द एंड मैकबेथ जो है उसको डेथ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। Malcolm, now the king of Scotland, declares his benevolent intention for the country and invite all to see him crowned at Scone. Malcolm declares peace and goes to Scone to be a crowded king. So at the end Malcolm जो है वो पीस करता है, चारों ओर शांति आता है और क्राउंड किंग बन जाता है, ओके। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समरी क्लियर हुई होगी। देखिए हम यहाँ पे समरी डिस्कस कर रहे हैं तो हर चीज हम एट दी डीप में नहीं जा सकते। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप नॉवल को भी रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी नॉवल है, राइट। बहुत अच्छा वर्क है ये। तो आप उसको वर्क को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आई होप कि आपको समरी में तो क्लियर हो ही चुका होगा, राइट। सो वाई डू द थ्री विचेज इज स्पीक इन राइम। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि विचेस जो है वो हमेशा राइम सेंटेंस में बोलती थी, डायरेक्ट कभी नहीं बोलती थी। तो ऐसा क्यों था, तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये एज अ ड्रामा है। तो ड्रामा में विचेस को ऐसा राइम में इसलिए बोला गया ताकि जो वो राइम सेंटेंस में बोलेंगी तो जो ऑडियंस है उसके अंदर सस्पेंस बना रहे कि इन्होंने जो बोला है उसका मतलब क्या हुआ, आगे चलकर इनके बोले हुए चीज से क्या हैपन होगा, क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए जो ऑडियंस है वो बना रहे, ठीक है। सो other hand and speak in rhyming couplets that often sounds like riddle. Part of the reason behind it, अगर हम इसके रीजन की बात करें, speaking in rhyme couplets might be to hide the mischief and tricky in the crafty play of words. So ये जो crafty plays of words है, वर्ड्स का जो जादुई काम कह लीजिए, वो जो है उसमें जो ट्रिकी चीजें, जो मिस्चिफ चीजें छुपी हुई है ना, उस चीज को बाद में पता चले, इस वजह से ऑडियंस को सस्पेंस बनाने के लिए एज सच देयर प्रोसेस एंड प्रेडिक्शन कीप द ऑडियंस एट द edge of their seats until the very end wondering what exactly their words might means। जब तक ये पता ना चल जाए कि exactly उनके मतलब का, और सॉरी उनके वर्ड्स का मतलब क्या था, तब तक ऑडियंस जो है लास्ट तक बनी रहे, इस वजह से, ठीक है। सो द राइम स्पीच along with their weird potion and dance makes them seems slightly, these elements give them a short
कैरिकेचर अपीयरेंस एंड मेक देम सीम्स कॉमिकल। सो इसी के साथ साथ जो विचेस जो जब थोड़ा राइमिंग स्कीम में बोलती थी तो वो थोड़ा सा ना कॉमिकल भी लगता था, तो ऑडियंस को थोड़ा मजा भी आता था। ये दो रीजन थे कि विचेस जो हमेशा थी वो स्पीक क्यों करती थी इन अ राइम सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। What do you think is the reason for Macbeth's downfall? मैकबेथ के डाउनफॉल का रीजन क्या हो सकता है, ये आप अच्छे से बता सकते हैं। जो मैकबेथ है उसके खुद के जो एम्बिशन है ना, एम्बिशंस है, वही उसको उसके डाउनफॉल तक लेके जाते हैं। बिकॉज और साथ ही साथ जो उसकी वाइफ है उसके साथ भी, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, जो मैकबेथ की लेडी मैकबेथ होती है, मैकबेथ की वाइफ, वो भी एंड में ना पागल हो जाती है। तो उन दोनों की डाउनफॉल का रीजन क्या है, उनके खुद के एम्बिशन, उनके खुद के थॉट्स, खुद के इंटेंशंस। Because while having goals and ambition is generally received as a good attribute that drives an individual towards constant betterment. So जो हमारे intentions होते हैं वो clear होने चाहिए और better होने चाहिए और good होने चाहिए। अगर आपके intentions गलत हैं तो आपके साथ होगा भी गलत, right? और इसी के साथ साथ आप समझ सकते हैं, इन केस ऑफ बोथ मैकबेथ एंड हिज वाइफ, देयर एम्बिशन इज नॉट रेस्ट्रेन्ड बाय मोरालिटी, उनकी मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं थी उनके इंटेंशंस में, एंड दोज लीड्स टू ट्रेजेक्टरी ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, उनके पूरे डिस्ट्रॉय होने का, उनके डेथ होने का, उसके खुद के एम्बिशन जो है उसके लिए पॉसिबल है, राइट। उनके खुद के एम्बिशन जो है वही उनका रीजन है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बैंको का। सो देयर एम्बिशन कैन बी कंट्रास्ट विद दैट ऑफ बैंको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट रोल ऑफ मोरालिटी प्ले इन कीपिंग अ चेक अपॉन एम्बिशंस। वाइल जो बैंको है, टू इज ambitious when he learns about the witch's prophecy that his son will become king someday, he does not resort to immorality, क्योंकि बैंको को भी पता था उसका बेटा भी कभी ना कभी राजा बनेगा, बट उसने मॉरलिटी को फॉलो नहीं किया, उसने मॉरलिटी को फॉलो किया, राइट। और दूसरी ओर जो मैकबेथ था उसने इमोरलिटी को फॉलो किया और आगे जाकर उसने किंग की भी डेथ की, बैंको की भी, और उसके भाई उसके बेटे की भी डेथ की, राइट। सो अगर गलत पाथ को डिसाइड करोगे आप तो आपके साथ गलत ही होगा। वेयर इज मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, लेट देयर एम्बिशन गेट देयर बेटर ऑफ देम बाय नॉट हेडिंग माई एनी ओरल सॉरी एनी मोरल रेस्ट्रिक्शन, जितने भी मोरल रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसको फॉलो ना करके वो अपने ही एम्बिशंस को फॉलो करे जा रहे हैं, चाहे वो गलत पाथ हो चाहे सही पाथ हो, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।